हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महेश 2030 पर। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण पार्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे, जो मानकता के आधार पर एवं जो पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसके दो भेद हैं। जो ओष्ठाकृति है, ओष्ठाकृति का मतलब होता है ओंठों के आधार पर, ओंठों के आधार पर, ओंठों की आकृति क्या है, ओंठों की आकृति, ओंठों की आकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति का मतलब होता है ओंठों की आकृति के आधार पर। इसके दो भेद होते हैं। पहला है वृत्ताकार या वृत्तमुखी। वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। वृत्ताकार मुखी या वृत्ताकार किसे कहते हैं? तो इसके उच्चारण में होंठ गोल आकृति के हो जाते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, इनकी संख्या 4 होती है। दूसरा है आवृत्ताकार या आवृत मुखी। इनके उच्चारण में होंठ गोल आकृति के नहीं होते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, आई। तो जो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण इसके दो भेद हैं। ओष्ठाकृति का मतलब होता है ओंठों की आकृति के आधार पर। पहला है वृत्ताकार मुखी या वृत्तमुखी स्वर। इसके वृत्तमुखी स्वर या वृत्ताकार किसे कहते हैं? तो इसके उच्चारण में जो ओंठ होते हैं अपने, तो वो ओंठ गोल हो जाते हैं।
जो स्वर अपन बोलते हैं वे स्वर हैं जो जैसे अपन उन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो अपने ओंठ गोल हो जाते हैं। तो इनकी संख्या 4 होती है। जैसे में जो स्वर 4 है वे, जैसे अपन छोटा ऊ को बोलते हैं तो छोटा ऊ, तो इसमें ओंठ कैसे हो रहे हैं? गोल। बड़ा ऊ, ओ, औ, तो इसमें ओंठ गोल आकृति के हो जाते हैं। फिर है आवृत्ताकार या अव्यक्तमुखी स्वर। इनके उच्चारण में होंठ हैं आकृति के नहीं होते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे अपन बोलते हैं छोटा आ है तो उसमें छोटा आ, तो इसमें ओंठ गोल नहीं हो रहे, गोल आकृति के नहीं हो रहे। जैसे बड़ा, छोटी, बड़ी, ऋषि का ए एडी अयन, ये 7 हैं जो ये आवर्ताकार या अव्यक्तमुखी स्वर हैं। इनके उच्चारण में ओंठ गोल नहीं होते हैं। तो आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। और थोड़ा बोर्ड अपना छोटा है तो अपन आगे का पढ़ाव इसको मिटा के करते हैं। हाँ, जो अपने 7 स्वर आवर्ताकार या व्यक्तमुखी या व्यक्ताकार या वृत्तमुखी हैं, जो स्वर हैं वो पूरे टोटल 11 हैं। तो उनमें से जो 4 स्वर ऐसे हैं जो जिनके बोलने में अपन ओंठ गोल हो जाते हैं। ओंठ हैं जो वो गोल आकृति के हो जाते हैं। इसको ओंठ भी कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं होठ भी लिख दिया, तो कोई वो दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। और जो ये 7 स्वर हैं तो उन्हीं 11 पूरे जो मानकता के आधार पर बताए गए थे वही जो स्वर हैं, लेकिन अलग अलग आकृति के आधार पर पढ़ रहे हैं। अभी जीभ के आधार पर पढ़ेंगे अपन, जीभ के प्रयोग के आधार पर। इसको नोट कर लिए कॉपी पर। तो जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसके 3 भेद हैं। पहला भेद है अग्र स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं? इसके उच्चारण में जीभ का आगे के भाग का प्रयोग होता है। उदाहरण छोटी, बड़ी, ए, दूसरा है मध्य स्वर। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग का प्रयोग होता है। उदाहरण छोटा आ। तीसरा भेद है स्पष्ट स्वर। इसका उच्चारण
करते समय जीभ का पिछला भाग प्रयुक्त होता है। उदाहरण बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ओ आ। तो जो जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो जीभ जो है उसके आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, उसके तीन भेद होते हैं। तो पहला भेद है जो जीभ के आधार पर, तो अग्र स्वर। अग्र स्वर का मतलब होता है आगे का भाग, अग्र का मतलब होता है आगे का। इसके उच्चारण में जीभ का, जब इसका उच्चारण जो जीभ के द्वारा जो स्वर निकलते हैं तो जीभ से अग्र स्वर जो बैड निकलते हैं, तो जीभ का जो आगे के भाग का प्रयोग होता है। जीभ का जो आगे का भाग है उसमें से छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ऋषि, ये जीभ के आगे के भाग से स्वर निकलते हैं। तो इनकी संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5। फिर है इसके बाद दूसरा है मध्य स्वर। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग का प्रयोग होता है। जो मध्य स्वर है इसके उच्चारण में जीभ का मध्य का मतलब होता है बीच का भाग। तो बीच के भाग से कौन सा स्वर निकलता है? तो छोटा आ है, सिर्फ छोटा आ स्वर निकलता है। फिर है इसके बाद तीसरा है पश्च स्वर। इसका उच्चारण करते समय, जब हम पश्च स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग, पश्च का मतलब होता है पिछला, प्रयुक्त होता है। उदाहरण में जो पिछला हिस्सा से जो वर्ण निकलते हैं, तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ओ और औ, और ये जो वर्ण है ये आगत है, तो ये भी आगत वर्ण है जो वो भी पश्च स्वर से निकलता है। तो इसके बाद अपन पांचवा है मुखा कीर्ति के आधार पर स्वरों के 4 भेद हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद हैं। मुखाकृति का मतलब होता है मुख की आकृति। मुख की आकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद हैं। तो पहला है सम, समव्यर्थ, समव्यर्थ स्वर। समव्यर्थ स्वर में मुख लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है। उदाहरण छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि। दूसरा भेद है अर्ध समवर्त
संवृत 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 स्वर। इसमें मुख आधा बंद रहता है। उदाहरण है छोटा आ, ए और तीसरा है अर्ध विव्यक्त स्वर। इसमें मुख आधा खुला रहता है। उदाहरण छोटा आ, ऐ और औ। विवृत स्वर। इसमें मुख पूरा खुला रहता उदाहरण तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद हैं। कितने हैं? 4 भेद। पहला भेद है संवृत स्वर। मुख्य संवृत स्वर है जो इसमें मुख लगभग बंद रहता है। जो संवृत स्वर है इसमें मुख लगभग, मुख का मतलब हो मुंह इसमें लगभग बंद रहता है। तो उदाहरण है जैसे में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि वाला। फिर इसके बाद दूसरा भेद है अर्ध संवृत स्वर। इसमें मुख आधा बंद रहता है। जब इसको अपन इस स्वर को मुखाकृति के आधार पर अगर स्वर बोलते हैं तो अर्ध संवृत जो स्वर है तो इसको अपन, इसमें मुख है जो वो आधा बंद रहता है। जैसे अपन बोलने में इसको प्रयोग करें तो ए ओ, तो इसमें मुख है जो मुंह है वो आधा खुला रहता है, वो आधा बंद रहता है। सॉरी। फिर है इसके बाद तीसरा विवृत स्वर। इसमें मुख आधा खुला रहता है। अर्ध विवृत स्वर में मुख आधा खुला रहता है। आ, ए, ओ, औ। तो इसके ये उदाहरण है। तो जो विवृत स्वर है तो इसमें मुख पूरा खुला रहता है। कैसा? जो अपन डायग्राम बनाते हैं तो इसमें मुख कैसा, जैसे अपन डायग्राम बनाते हैं तो इसमें मुख इसमें रहता है बंद। संवृत स्वर में मुख बंद रहता है। अर्ध संवृत स्वर में इसमें मुख आधा खुला रहता है। ऐसा डायग्राम बनाते हैं थोड़ा ये थोड़ा
खुला है, बंद रहता है, तो मतलब आधा आधा बंद रहता है। और जो अर्ध विवर्त स्वर है तो इसमें मुख आधा खुला रहता है, आधा खुला रहता है। और जो विवर्त स्वर है इसमें मुख पूरा खुला रहता है। इसमें मुख कैसा है, ऐसा पूरा खुला रहता है। जैसे मैं बड़ा आ, जैसे बड़ा आ का अपन बोले प्रयोग तो पूरा लोग इसको कॉपी में अपनी नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे स्वरों का जो वर्गीकरण है, तो अब पढ़ेंगे अपन जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके जो जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, इसके दो भेद हैं। इसके दो भेद हैं। पहला भेद है सजातीय स्वर। सजातीय स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों का उच्चारण स्थान एक ही जगह से होता है, एक ही जगह से होता है। उदाहरण छोटा आ और बड़ा आ। फिर इसके बाद है छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और जो ऋषि है, ये दोनों हैं जो कंठ से निकलता है। तो इसकी ध्वनि है जो वो तालु से या तालब्ध से, इसकी ध्वनि है जो ओष्ठ से, और जो री है इसकी ध्वनि मूर्धर से निकलती है। दूसरा भेद है विजातीय स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण दो भिन्न भिन्न स्थानों से होता है। उदाहरण ए और आई। तो इन दोनों का स्थान अलग अलग होता है। तो कंठ प्लस तालु, कंठ तालव्य। दूसरा है ओ और औ। तो
जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसके दो भेद हैं। जो जाति के आधार पर हैं जो स्वर हैं उनके दो भेद हैं। पहला भेद है सजातीय स्वर। सजातीय जिन स्वरों का उच्चारण स्थान एक ही जगह से होता है, वे स्वर जिनका उच्चारण एक ही स्थान से एक ही जगह से होता है। उदाहरण में छोटा आ और बड़ा आ है, जो एक ही स्थान से निकलता है। ये कंठ, जो कंठ ध्वनि है, छोटा आ बड़ा आ, यह कंठ ध्वनि से निकलता है, यह कंठ से निकलता है। और जो छोटी ई है और बड़ी ई है, यह तालु से निकलती है। जो दो वर्ण हैं, जो दो स्वर हैं, छोटी ई और बड़ी ई, ये तालु से निकलते हैं। और जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जो ओष्ठ का मतलब होता है ओंठ से निकलता है। और जो री है, तो री को अपन री लिखते हैं, तो री है जो मूर्धा से निकलता है। और जो विजातीय स्वर हैं, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण दो भिन्न भिन्न स्थानों से होता है। इसका एक ही स्थान या एक ही जगह से होता है, इसका सजातीय स्वर का। और जो विजातीय स्वर हैं, तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण दो भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग जगह या स्थान से होता है। जैसे में ए और ऐ, तो ए और ऐ है जो वो कंठ प्लस तालु, तो कंठ तालव्य से ये निकल, कंठ से और तालु से ये दोनों स्वर निकलते हैं, तो ये विजातीय स्वर है। ओ और औ, तो यह कंठ प्लस ओष्ठ से, ये जो दो स्वर है जो विजातीय हैं, वो कंठ प्लस ओष्ठ से, तो इसको कंठोष्ठ भी बोलते हैं अपन, और इसको कंठ तालव्य भी बोलते हैं। हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर स्वर के दो भेद हैं। जो नाक या मुंह से निकलने वाले स्वर हैं उनके दो भेद हैं। वह है, पहला है निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर। तो इनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। उदाहरण है छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई। दूसरा है अनुनासिक स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ नाक से भी निकलती है। जैसे बोर्ड छोटा है इसलिए मतलब यहां पे
जिनके उच्चारण में, नहीं ये नोट में है, जिनके ऊपर सिरोरेखा खाली होते हैं वहां पूरा चंद्र बिंदु लगाते हैं। ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है वहां अनुस्वर लगाते हैं। जैसे मैं जैसे जैसे हंस है जो वह अनुस्वर है। हंस में हा में जो इसमें हा में अनुस्वर लगा है। ये क्या है? अनुस्वर। और जो हा में अगर चंद्र बिंदु लगा है तो इसको अनुनासिक, चंद्र बिंदु को अनुनासिक बोलते हैं। तो हंस का मतलब होता है पक्षी, और हंस इसको बोलते हैं हंसना। ये हंसने में प्रयोग होता है। इसमें जो चंद्र बिंदु लगा है वो अनुनासिक है, अनुनासिक का उदाहरण है। और ये है जो हंस में है तो इसमें अनुस्वर है। तो हवा के नाक या मुंह से निकलने वाले जो सुरों का वर्गीकरण है वह उसके दो भेद हैं। जो नाक या मुंह से निकलने वाले भेद हैं उसके दो भेद हैं। तो पहला है निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर। इनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। जब अपन छोटा आ बड़ा आ ये निकालते हैं तो हवा कैसी निकलती है? मुंह से। और जो अनुनासिक स्वर है वे स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ नाक से भी निकले। जो हवा है जो मुंह के साथ वो नाक से भी निकले उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। तो जिनके ऊपर एक नोट में है कि जिनके ऊपर सिरोरेखा खाली होती है वहां चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे ये सिरोरेखा है खाली रहती है तो इसके ऊपर अपन ये चंद्र बिंदु लगाते हैं। अगर जिनके ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है वहां अनुस्वर लगाते हैं। तो ये अनुस्वर का उदाहरण है, ये अनुनासिक का उदाहरण है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। और आगे का अपन जो सुरों के भेद जो वर्गीकरण है वो अपन पूरे पढ़ चुके हैं। और आगे का अपन व्यंजन से शुरू करेंगे जो पार्ट 6 में आएगा वो हिंदी व्याकरण में। तो सभी लोग अगर वीडियो पसंद आए तो सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब और
कमेंट जरूर करें, और कहीं अगर गलती निकलती है तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे मतलब थोड़ा मार्गदर्शन दे सकते हैं आप लोग।